गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग कुछ कॉमन एरियर्स करेंगे। कुछ कहने का मतलब है 20 कॉमन एरियर्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बैंक के एग्जाम्स को लेकर। ये कहने को 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये सारे के सारे जो रूल्स आपको समझाए जाएंगे अभी, आप उसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे ताकि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ आप उसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। लिखा है, हाँ पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये लिखा गया है कि कुछ पार्ट है ABCD, इनमें से किसी एक पार्ट में गलती हो सकती है। जो पार्ट गलत हो आंसर वही लेना है। अगर आंसर अगर किसी पार्ट में कुछ गलती ना लगे तो आंसर होगा ई, नो एरर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इन पैरेलल द बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम देन द स्नेल स्पेस इट हैज़ नाउ। ठीक है, ये तो मेरा सेंटेंस हुआ। अब देखना है कि इसमें एरर है कहाँ। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, तो मैक्सिमम ध्यान आपको रखना होता है सिंगुलर, प्लूरल और टेंस का। ठीक है, और कुछ इजी चीज़ होते हैं जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन में लिंक के तौर पे दिए जाते हैं। ठीक है, आप उनकी हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया, अगर आप डी सेक्शन में देखें तो यहाँ दैन लिखा मिल रहा है। दैन अगर लिखा तो दैन के पहले, ठीक है, जो भी डिग्री होगा एडजेक्टिव का वो क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव। और यहाँ गौर करके देखिए, यहाँ ग्रेट लिखा जो कि पॉजिटिव डिग्री है। मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सी सेक्शन में ही लिखा है ग्रेट। यहाँ ग्रेटर होना चाहिए था तो जाकर यहाँ दैन सही होता। आंसर क्या लेंगे हम, सी, ग्रेटर मोमेंटम दैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिटी प्लेज इटसेल्फ आउट। बोलता है जो भी अर्थव्यवस्था है शहर का वो अपने आप को खेल दिखाता है या खेलता है जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है, सामने प्रस्तुत कर रहा होता है बहुत ही विषमताओं को। ठीक है, किस चीज़ में, तो चॉइसेस में, पसंद में। जो प्रिविलेज्ड और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लोगों के पास है, प्रिविलेज मतलब जो समाज के धनी समृद्ध लोग हैं जिनको सबसे पहले फ़ायदा पहुंचता है, समाज का मिलता है, उन्हें प्रिविलेज्ड कहते हैं। तो बोलता है जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वो शहर की, वो अपने आप का एक खेल दिखाती है जब वह एक बहुत ही विषमता को प्रस्तुत कर रहा होता है। किस चीज़ को लेकर, चॉइसेस को लेकर। और ये चॉइस किन का होता है, तो प्रिविलेज्ड और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लोगों का। ठीक है, अगर तुलना किया जाए, लिखा गया क्या, कंपेयर टू दोज, अगर तुलना किया जाए उन लोगों से जिनके पास ये चॉइस नहीं होता है। तो जिनके पास ये चॉइस नहीं होता है, होना या न होना। ठीक है, अगर होना तो हम उसको क्या लिखते हैं, दैट दे डू हैव, ये लिखेंगे ना। मेरे पास घर है तो आई हैव अ हाउस, या आई डू हैव अ हाउस। मेरे पास घर नहीं है तो आई डोंट हैव अ हाउस, या आई डू नॉट हैव हाउस, यही कहते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, दोज आर नॉट, यहाँ आर नॉट ही गलत था, यहाँ होना क्या चाहिए था, दैट दे डू नॉट हैव, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, दैट दे डू नॉट हैव, यहाँ डोंट होना चाहिए था। और लिखा क्या है आपको, आरंट, आरंट गलत है, यहाँ डोंट हैव हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What has helped these centers develop so rapidly is the development of social infrastructure like schooling, healthcare, housing and urban transport tandemly। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, ये देखने में इतना भारी है। ठीक है, ये इतना भारी क्वेश्चन बनाया जाता है बैंक में, लेकिन क्वेश्चन का एरर बहुत ही सिंपल सा होता है। टेंडेमली हम लोग कभी यूज करते ही नहीं है। ठीक है, जब भी यूज करते हैं तो ये एक फ्रेजल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन टेंडेम। ये आप रट जाइए, याद रखिए। ठीक है, जब भी हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन को इन टेंडेम कहा जाता है। इन टेंडेम का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली अगर कोई एक्शन हो रहा हो, एक ही समय में दो कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन टेंडेम। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा था, टेंडेमली। तो सेंटेंस में क्या लिखा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमको यहाँ दिख गया टेंडेमली लिखा, मतलब एरर यहीं पे है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी सेक्शन मेरा आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशंस हैव लॉन्ग अट्रैक्टेड एडमायरर्स फ्रॉम द वेस्ट बट नन हैव बीन फ्लैम्बोयेंट एज मैक्सिमियानी पोट्राज। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशंस हैव लॉन्ग अट्रैक्टेड एडमायरर्स फ्रॉम द वेस्ट। जो भी साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशन है, मतलब रीति रिवाज है, वो लंबे समय से अपने प्रशंसकों को पश्चिमी देशों से आकर्षित करता रहा। बट नन हैव बीन फ्लैम्बोयेंट एज, कंपेयर कर रहे हैं, नन हैव बीन फ्लैम्बोयेंट एज, उतना फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है ना बहुत ही ज़्यादा ये दिखाना,
मतलब आकर्षक नहीं रहा जितना मैक्सिमियानी पोटास, ठीक है। तो फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या हो गया, जो अपनी ओर आकर्षित करे अपने समृद्धि के कारण, अपनी बनावट के कारण, दिखावे के कारण। तो जब हम लोग किसी चीज़ को एज से कंपेयर करें तो पहले भी क्या आना चाहिए, एज। ये रूल भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एज फ्लैम्बॉयंट एज, उतना आकर्षक जितना, या उतना समृद्ध जितना, उतना दिखावटी जितना, ये इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना था कि यहाँ एज तो लगाया बाद में, लेकिन पहले एज लगाया ही नहीं, और यहाँ कंपेयर भी कर रहा है मैक्सिमियानी पोटास से। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, डी। मतलब यहाँ पर जो, यहाँ देखिए क्वेश्चन में सेम वैसे लिखा है फ्लैम्बॉयंट एज, और यहाँ पे एज को मिसिंग किया था। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। जैसे लोग बोलते हैं ना, यू आर एज गुड एज ही इज, तो एज गुड एज टॉल एज, ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स who meet on an annual basis to discuss the technical and policy issues pertaining with। देखिए ये आपको प्रीपोजिशन में मैंने पढ़ाया था कि pertain के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो फिर कहेंगे कि जब आप प्रीपोजिशन पढ़े हुए हैं और आपको ये याद भी करवाया गया था फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूल्स में, अगर याद होगा तो तुरंत आंसर बन जाएगा। पढ़ने के क्रम में आपको उतना घूमना भी नहीं होगा, डायरेक्ट क्या समझ में आ गया कि पर्टेन के साथ टू लगता है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पे विथ गलत है, पर्टेनिंग टू होता है, मतलब होता है रिलेटेड टू, किसी चीज से संबंध रखना या होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ लैंड ओनर कुड अर्न लेजिटिमेसी एंड कार्मिक डिविडेंड्स बाय पेइंग प्रीस्ट्स एंड फीडिंग मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब जान लोगे मठ में जो लोग होते हैं उन्हें, और प्रीस्ट मतलब होता है पादरी लोग, जो पंडित वगैरह होते हैं। वाइल ट्रेवल वाज डीम्ड एज, देखिए डीम का मतलब ही होता है माना, कोई चीज़ को माना जाना, ठीक है। बोल रहा है वाइल ट्रेवल वाज डीम एज, जबकि यात्रा को माना जाता था, ठीक है, माना जाता था। तो जब हम डीम वर्ड का यूज कर लेते हैं ना, तो इसके साथ एज का यूज नहीं करते हैं। ये आप रिडंडेंट कहिए, सुपरफ्लुअस कहिए, जो भी कहिए, तो डीम्ड के साथ क्या बोलते हैं हम लोग, एज का यूज कभी नहीं करते हैं। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सी। जैसे उसने मुझे नौकर समझा, सपोज एक एग्जांपल है, उसने मुझे नौकर समझा, ही डीम्ड मी अ सर्वेंट, कभी भी नहीं कहेंगे ही डीम्ड मी एज अ सर्वेंट, ठीक है। यहाँ डीम्ड जब भी यूज करते हैं तो इसके साथ एज का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रेवलेंस ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन आर, देखिए यही क्वेश्चन में आंसर मिल गया, क्योंकि पिछले क्लास में ही नाउन में मैंने पढ़ाया था आपको कि ऑफ कहीं भी लिखा हो, ऑफ के पहले जो आएगा वही मेरा सब्जेक्ट होगा। तो ऑफ के पहले लिखा द प्रेवलेंस, प्रेवलेंस मतलब कोई चीज़ हावी हो जाना, ठीक है, कहीं पे चलन में आ जाना, रिवाज में आ जाना, ऐसे इसका हिंदी होता है हावी होना। तो ऑफ के पहले लिखा प्रेवलेंस, प्रेवलेंस मतलब सिंगुलर, जब ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो आगे वर्ब क्या होना चाहिए था, इज, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, और प्लूरल यूज किया आर, जो कि गलत है। मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, ए। यहाँ पे आर की जगह इज होना चाहिए था और लिखा आर है, ठीक है। आंसर हो गया मेरा ए। क्वेश्चन नंबर 8। MS Dhoni is remembered by the era he forged after those dark days in West Indies in 2007 when India crashed out in the group stage of the World Cup after having gone down to Bangladesh। देखिए ये भी मैंने आपको पार्टिसिपल के चैप्टर में पढ़ाया कि हैविंग के साथ हमेशा भीतरी आता है, ठीक है। और हैविंग भीतरी का मतलब क्या होता है, के बाद, हिंदी क्या बताया गया था इसका, के बाद, ठीक है। तो जब हैविंग भीतरी का मतलब ही होता है के बाद, तो इसके पहले देखिए आफ्टर लिखा, तो आफ्टर का मतलब भी के बाद, तो आफ्टर क्या हो गया मेरा, सुपरफ्लुअस हो गया, अनावश्यक यूज, मतलब डी सेक्शन मेरा क्या था, गलत था। हम आफ्टर को हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए सेंटेंस कितना बड़ा है, लेकिन एरर क्या है, बहुत ही छोटा। अगर आप पढ़े हुए हैं, चैप्टर्स पढ़ा हुआ है आपका, मैंने जो भी पढ़ाया आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Alternatively, it is also a reminder of how thick-skinned startup founders need to be in order to keep their startups running on the face of the worst adversities, be it with torn shoes or none। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज कर दिया है, ऑन द फेस ऑफ। ऑन द फेस ऑफ का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में, ठीक है। और सही यूज यहाँ पे होना चाहिए था इन द फेस ऑफ, ठीक है। सही यूज क्या होना चाहिए था, इन द फेस ऑफ। इन द फेस का मतलब होता है, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी। इसका हिंदी क्या होता है, के
बावजूद भी, एक मिनट हिंदी लिख देते हैं, सॉरी हिंदी हटाइए, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, के बावजूद भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसका इंग्लिश का हो जाएगा डिस्पाइट, ठीक है। हम लोग इन द फेस ऑफ का मतलब क्या समझते हैं, डिस्पाइट, ठीक है। अब आप हिंदी निकालिए सेंटेंस का, हिंदी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। बोल रहा है अल्टरनेटिवली, अगर वैकल्पिक रूप पे देखा जाए, इट इज़ ऑल्सो रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर के तौर पे काम करता है। हाउ थिक स्किन्ड स्टार्टअप फाउंडर्स नीड टू बी, कितना मजबूत उन्हें होना होता है, किनको, स्टार्टअप फाउंडर्स को, जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं उनको, इन ऑर्डर टू कीप द स्टार्टअप्स रनिंग, कि वो अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहें, डिस्पाइट द वर्स्ट एडवर्सिटीज़, क्या बोला, बदतर से बदतर विपरीत परिस्थिति आ जाए उसके बावजूद भी, तो यहाँ क्या हिंदी था, के बावजूद भी, तो के बावजूद भी का इंग्लिश क्या होना चाहिए था, डिस्पाइट, और लिखा क्या था, इन द फेस ऑफ, मतलब क्या होता है, पहली ही नज़र में, यही हिंदी गलत हो गया था, आंसर क्या लेंगे हम, सी। तो आपको दो फ्रेज अभी नया मिला रटने को, ऑन द फेस ऑफ मतलब के बावजूद भी, सॉरी इन द फेस ऑफ मतलब के बावजूद भी, और ऑन द फेस ऑफ मतलब पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देयर हैव बीन थॉर्नी इशूज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इन द पास्ट, दो बोथ हैव प्लेड इट डाउन एंड ब्लेम्ड मीडिया स्पेकुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में अब देखिए, ध्यान से देखिए, देयर हैव बीन थॉर्नी इशूज, इशूज मतलब प्लूरल है, ठीक है, तो देयर के साथ वर्बी प्लूरल यूज किया, मतलब सही है। बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर, बिटवीन दो के लिए आता है, तो दो में एक गवर्नर यूज किया और एक गवर्नमेंट, दोनों के पहले द लगाया, मतलब ये भी सही है। बिटवीन अगर लिखा हो तो सेंटेंस एंड से जुड़ता है, तो चलिए एंड से भी जोड़ा, मतलब यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट सही है। आगे देखिए, इन द पास्ट दो बोथ हैव प्लेड इट डाउन, देखिए बोथ तो आ गया गवर्नमेंट के लिए और गवर्नर के लिए, यहाँ तक तो सही था। अब आगे क्या यूज किया, इट, ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे इशूज को, और इशूज क्या है मेरा, प्लूरल, तो यहाँ पे इट की जगह क्या होना चाहिए था, देम, दो बोथ हैव प्लेड देम डाउन, ठीक है। इट को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर लेंगे, देम से, और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अभी जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, एलिमेंट्री भी आप कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे क्लर्क में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, all the members of the parliament gave their consent to the act, few opponents only reprimanded it। देखिए वनली जब आ जाए तो वनली का यूज कहाँ बताया गया था करने, कि वनली उस जिस शब्द के पहले आए उसका संबंध उसी शब्द से होता है, ठीक है, और हमें फिर चेक करना होता है कि सही हिंदी आ रहा है नहीं। बोल क्या रहा है, फ्यू अपोनेंट्स ओनली रिप्रीमांडेड, कुछ विरोधियों ने सिर्फ आलोचना किया, सिर्फ आलोचना किया, होना क्या चाहिए, सिर्फ कुछ विरोधियों ने आलोचना किया, तो सिर्फ कुछ विरोधी के लिए आ रहा है, तो वनली का पोजीशन होना क्या चाहिए था, वनली फ्यू अपोनेंट्स, यहाँ होना चाहिए था वनली का पोजीशन, ठीक, फ्यू के पहले। आंसर क्या लेंगे हम, ए बी सी, सी सेक्शन मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट है, आंसर हो गया मेरा सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव गॉन थ्रू सेवरल एग्जाम्स इन माई लाइफ बट दिस वन वाज स्लाइट डिफिकल्ट, स्लाइट भी हो गया एडजेक्टिव और डिफिकल्ट भी एडजेक्टिव, गलत। एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव का विशेषता नहीं बताता है, हम लोग क्या करते हैं, एक को एडवर्ब में चेंज करते हैं, तो होना क्या चाहिए था, स्लाइट डिफिकल्ट की जगह स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ी बहुत मुश्किल से भारी हुई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइटली। तो आप स्लाइट में एलवाई लगा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी। द मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट आर रिकॉर्ड when the judges pronounced the punishment to the accused, जब जज ने आरोपी को सजा सुनाया, ठीक है, तो जो याद है मुंबई सीरियल ब्लास्ट की वो ताज़ा हो जाती है या हो गई, क्योंकि सेंटेंस मेरा क्या बोल रहा है, सजा सुनाई गई, प्रोनाउंस्ड, ये पास्ट में है, तो यहाँ आर प्रेजेंट कैसे, यहाँ आर की जगह क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, ये पास्ट में होना चाहिए था, और वहाँ पे लिखा क्या था, आर, जो कि गलत था, यहाँ वर कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, मतलब आंसर आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14, यू वेर इनफ स्मार्ट, ये भी आप एडजेक्टिव में पढ़ाया जा चुका है कि जब भी एडजेक्टिव का यूज करें तो वो क्या होता है, एडवर्ब के पहले, यू वेर स्मार्ट तब इनफ, इनफ को हमने क्या करना होगा, स्मार्ट की जगह, और स्मार्ट को क्या लिखना होगा, इनफ की जगह, मतलब दोनों को हमको क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर रिच इनफ, ठीक है, टू बाई ए कार, ठीक है, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विथ मी, इस तरह से यूज करते हैं। तो जब भी वही एडजेक्टिव हो तो इनफ के पहले यूज करते हैं, ना कि बाद में।
नेक्स्ट है 23 लायंस हैव डाई। देखिए हैज़ हैव लगा तो भी 3 आना चाहिए, यहाँ डाई का डाइड हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि फ्रीक्वेंसी जरूरी होता है, क्वेश्चन पढ़े और आंसर याद आना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन, तो इस पर ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। द इंडियन रूपी वाज वंस अ मल्टीलेटरल करेंसी, इट्स यूजेस प्रिवेलेंट अक्रॉस द इंडियन ओशियन इन प्लेस एज वेरीड एज जावा, बोर्नियो, मकाऊ, मस्कट, बासरा एंड जंजीबार। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है इंडियन रूपी जो है कभी मल्टीलेटरल करेंसी हुआ करता था, इसका जो यूज़ है वो भी बहुत ही प्रिवेलेंट हुआ करता था। कहाँ? तो इंडियन ओशियन के एक्रॉस, ठीक है। अब वो कौन कौन से जगह पे हुए करते थे, तो जावा, ब्रोनो, मकाऊ, ये सारा जगह का नाम बताया। तो जब जगह बहुत सारे हैं तो यहाँ प्लेस सिंगुलर कैसे, यहाँ प्लेस को क्या होना चाहिए था, प्लेसेस, ठीक है, इन प्लेसेस एज वेरीड एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लेस की जगह प्लेसेस। समझ में आ गया होगा। Question number 17. The Aadhaar judgment and ensuing debate offer an important moment to revisiting. सबसे इजी क्वेश्चन, टू लगे तो भाई फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, तो वहाँ पे टू रिविजिट होना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट है अनलाइक इंडियन लॉज यूएस लॉज प्रोवाइड्स। देखिए लॉज प्लूरल है तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। प्रोवाइड्स की जगह प्रोवाइड होना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए। क्वेश्चन नंबर 19. इंडिया स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोब प्रेज। गलत, वैश्विक प्रशंसा मिल रही है। तो वैश्विक को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं, GLOBAL, ठीक है। वहाँ पे ग्लोब की जगह क्या होना चाहिए था, ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ ग्लोबल कर लीजिए, हो जाएगा सही। आंसर क्या हो गया, बी। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इवन दो आई लव कॉफी आई हैव चूजन टू अवॉइड द बीवरेज बिकॉज द डैमेज इट डज टू माई टीथ। बिकॉज द डैमेज, नुकसान के कारण या क्योंकि यह नुकसान पहुंचाता है मेरे दांत को, इसलिए। होना क्या चाहिए था, भले ही मैं कॉफ़ी से प्यार करता हूं, मतलब भले ही मैं कॉफ़ी पसंद करता हूं, लेकिन मैंने इसे अवॉइड करना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यह मेरे दांत को नुकसान पहुंचाता है, इस कारण। तो जब कोई कारण हो तो उसको हम लोग बिकॉज नहीं बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कहते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस में सी सेक्शन में गौर कीजिए, सिर्फ जो बिकॉज यूज किया, वहाँ बिकॉज के साथ क्या यूज करना था हमें, ऑफ। बिकॉज ऑफ द डैमेज, नुकसान के कारण जो ये मेरे दांत को पहुँचाता है। तो जब कारण बताना हो तो उसे बिकॉज ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऑफ लगा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये था सिर्फ आज के लिए 20 क्वेश्चंस, जिसमें कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा नया। आपको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।